एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखिए, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर टोपी शुक्ला। तो चलिए विदाउट डिले हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इफ़ वन के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़ वन टोपी का पहला दोस्त था। ये कहानी है टोपी की कहानी, ठीक है। और इफ़ वन कौन था? वो टोपी का पहला दोस्त था। तो इसीलिए हमें इफ़ वन के बारे में जान लेना चाहिए। इफ़ वन की स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, दोनों फा के नीचे बिंदी आएगी, ठीक है। मैं बताती चलूँगी जहाँ आपको ध्यान रखना होगा। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा, यानी कि इफ़न का पूरा नाम उसने कभी नहीं लिया। उसने क्या कहा? हमेशा उसे इफ़न कहा। इफ़न ने इसका बुरा माना। इफ़न ने इसका बुरा माना। ये छोटा सा क्वेश्चन बन के आ सकता है कि इफ़न ने बुरा माना या नहीं माना। माना, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। लाइक बुरा तो लगता था लेकिन फिर भी वो जवाब देता रहता था। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। बड़ाई का अर्थ क्या होता है कि भाई तारीफ की बात थी कि बुरा लग भी रहा है लेकिन दोस्ती के लिए वो कुछ भी बोलता नहीं था। यह नामों के चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम हैं। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकता है कि उर्दू और हिंदी किस भाषा के दो नाम हैं? आंसर आता है हिंदवी, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं मार्क करवाती चलूँगी, मार्क करते चलिएगा। परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो जाते हैं। घपले मतलब गड़बड़ हो जाती है। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं। याद कर लीजिए यहाँ से लाइन, नाम कृष्ण हो तो उसे क्या कहते हैं? अवतार। हम कहते हैं ना कृष्ण जी जो हैं या राम जी जो हैं विष्णु जी के अवतार हैं। और मोहम्मद हो तो क्या कहते हैं? पैगंबर। पैगंबर की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। अर्थात जो कृष्ण जी थे वो भी गायों को चराया करते थे, ठीक है। और जो पैगंबर जी थे वो भी दूध देने वाली गायों को चराया करते थे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? आगे चलते हैं। नामों के चक्कर में पड़कर लोग ये भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पेज से। दोनों ही क्या थे? पैगंबर और श्री कृष्ण क्या थे? पशुपति गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। इसीलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल यह है कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी है। बेमानी का अर्थ होता है कि मतलब हम बोले तो उसका कोई अर्थ नहीं है, बेकार है। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हो जाते हैं। इसीलिए इफ़न के घर चलना ज़रूरी है। तो चलिए इफ़न के घर चलते हैं। स्टोरी में ये देखना ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं, अर्थात वो कैसे परिवार में पल रहा है, उसका घर कैसा है, घर के परिवार के लोग कैसे हैं, और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं, किसका मतलब ये हुआ कि देखो इफ़न एक मुसलमान बच्चा था, उसके घर में कैसी परंपराएं चली आ रही हैं और उन परंपराओं से बच्चे क्या क्या नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। समझ में आया इस लाइन का मतलब कि परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल रख रहे हैं? इसका क्या अर्थ है? क्योंकि मैम जो होती है एमसीक्यू में दे सकती है, बोर्ड एग्जाम में भी एमसीक्यू में इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसीलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा। अब राइटर आपको बता दें कि इफ़न की लाइफ में भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, पर क्योंकि ये कहानी हम टोपी के बारे में बता रहे हैं तो हम इफ़न के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र यहाँ नहीं करेंगे, बल्कि उतना ही सुनाऊंगा की स्पेलिंग देख लीजिएगा जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। यानी कि मैं इफ़न का जिक्र उतना ही करूंगा जितना कि टोपी के बारे में जानने के लिए आप लोगों को ज़रूरी है। मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं। मतलब मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं टोपी की कहानी सुनाऊँ तो इफ़न के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि इफ़न आपको ये कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। क्योंकि पूरी कहानी में दोनों दोस्तों का जिक्र है तो आपको जगह जगह इफ़न दिखाई देगा। ना टोपी इफ़न की परछाई है और ना इफ़न टोपी की। परछाई का क्या अर्थ होता है आपको पता है? शैडो, ठीक है। दोनों दो आज़ाद व्यक्ति, यानी कि दोनों ही व्यक्ति जो हैं दोनों बिल्कुल अलग अलग व्यक्ति हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दोनों का व्यवहार जो है बिल्कुल सेम है। देखो परछाई का मतलब यहाँ क्या होता है? देखो मैंने बोला माँ बेटे की परछाई है या बेटा माँ की परछाई है, तो यानी कि दोनों की जो व्यवहार है, स्वभाव है, ये सब चीज़ें एक जैसी हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग थे। क्यों? क्योंकि एक हिंदू था, एक मुस्लिम था। एक हिंदू परिवेश में बल बढ़ रहा था, एक मुस्लिम परिवेश में बल बढ़ रहा था, ठीक है। तो दोनों ही व्यक्तियों का जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट मतलब एक तरीके से वो जैसे बड़े हो रहे हैं, जैसे उनका विकास हो रहा है, वो बिल्कुल आज़ाद तौर पर हुआ था। यहाँ आज़ाद तौर का अर्थ ये होता है कि इफ़न जो है बिल्कुल अलग तरीके से बड़ा किया जा रहा था, उसको बिल्कुल अलग चीज़ें सिखाई जा रही थी, और जो टोपी है वो बिल्कुल अलग तरीके से बड़ा हो रहा था, उसे बिल्कुल अलग चीज़ें सिखाई जा रही थी। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली थी। क्यों घरेलू दो तरह की मिली थी? ऑब्वियसली एक हिंदू और एक मुस्लिम परंपराओं में बढ़ रहा था। इन दोनों के जीवन के बारे में अलग अलग सोचा। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा। क्यों? क्योंकि माता पिता, दादा दादी, सबका प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, जिस तरह से बच्चा बड़ा हो रहा था।
ठीक है, तो अलग अलग उनकी सोच थी, फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। अटूट हिस्से का अर्थ होता है कि इफ़न की कहानी टोपी के बिना बिल्कुल अधूरी है। ठीक है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। हमने इस पूरी चैप्टर पेज में यही देखा कि इफ़न की कहानी के लिए टोपी की कहानी के लिए इफ़न को पढ़ना में ज़रूरी है। दोनों बच्चों का स्वभाव, परंपराएं वगैरह जो थी बहुत अलग थी। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। तो एक पेज हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट आते हैं, मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। अब राइटर ये कहता है कि इस कहानी में मैं कोई आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं, आपको पता ही होगा, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं ये बेवकूफ़ी क्यों करूँ, मतलब मैं क्यों बेवकूफ़ी करूँ? आपको मानना है भाई भाई आप मानो, नहीं मानना है मत मानो, मैं ये बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? हाँ, हमें ये बार बार बोला जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अरे भाई, जब मानते हो तो बार बार बोलने की ज़रूरत क्या है? क्या आप घर में अपने भाई को बार बार बोलते हो हम दोनों भाई भाई हैं, हम दोनों भाई हैं? तो हैं, इसमें इतना बोलने की क्या बात है? ठीक है, छोटे भाई से कहता हूँ, अच्छा ये तो हो गया। यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? भाई मैं तो नहीं कहता अपने रोज भाई को कि हम दोनों भाई भाई हैं, आप कहते हो? हिंदू मुस्लिम अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब बार बार एक ही बात को जीवन में रिपीट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है कि राइटर बोलता मुझे कोई चुनाव थोड़ी ना लड़ना है कि मैं बार बार स्टोरी में आपको ये बताता रहूँ कि इफ़न मुसलमान है, टोपी हिंदू है, दोनों भाई भाई की तरह रहते हैं। मुझे नहीं बताना है ये सब, आपको मानना है आप मानिए, क्योंकि बोलने की कोई आवश्यकता इसमें बार बार नहीं होती। मैं तो एक कथाकार हूँ। राइटर क्या कहते हैं? कथाकार कौन होता है? जो कथा को लिखता है। और एक कथा सुना रहा हूँ और मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र यानी कि दो कैरेक्टर हैं। हम कहानी किसकी पढ़ रहे हैं भाई? टोपी की और इफ़न की। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तज़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफ़न। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बलभद्र नारायण शुक्ला टोपी का नाम हो गया और सैयद जरगाम मुर्तज़ा किसका नाम है? ये इफ़न का। ठीक है, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं वापस पढ़ा रही हूँ ये लाइन। मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला। यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है कि टोपी का ओरिजिनल नाम क्या था? बलभद्र नारायण शुक्ला। और इफ़न का नाम क्या था? सैयद जरगाम मुर्तज़ा। ठीक है, एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफ़न। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। मौलवी का क्या अर्थ होता है? मौलवी का अर्थ होता है जैसे हम हिंदुओं में पंडित होते हैं, ऐसे मुसलमानों में मौलवी होते हैं, जो उनके सारे जो भी पूजा पाठ रिचुअल्स वगैरह होते हैं उनको करवाते हैं। राइट। काफिरों के देश में पैदा हुए। काफिर किसको कहा जाता है? देखो, काफिर वर्ड का आपको यहाँ नीचे मतलब भी बता रखा होगा आई थिंक। काफिर देखो उनको कहते हैं आई थिंक जो ये जो मुसलमान लोग होते हैं ना, जैसे जो कोई इस्लाम का पालन नहीं करता, आई थिंक उनको काफिर बोलते हैं। ठीक है, काफिरों अब क्या था कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुए, तो हिंदुस्तान जो है वो थोड़ा सा हिंदुओं का देश ज़्यादा माना जाता है, तो वो कहते थे काफिरों के देश में वो पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे। ठीक है, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है, बड़े ध्यान से समझिएगा कि जो दादा परदादा थे वो क्या थे? इफ़न के जो दादा और परदादा थे वो क्या थे? काम क्या था उनका? वो मौलवी थे। याद करते चलिए, चैप्टर अलग से टाइम नहीं मिलता इतना। तो इफ़न के दादा और परदादा क्या थे? मौलवी थे। ठीक है, वो किसके देशों में पैदा हुए थे? काफिरों के देश में पैदा हुए थे। राइट। और काफिरों के देश में ही वो मर गए, लेकिन मरने से पहले उन्होंने क्या लिख दी थी? अपनी वसीयत लिख दी थी। और वसीयत में उन्होंने क्या लिखा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को कहाँ ले जाएं? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, करबला। ठीक है, करबला ले जाई जाए। उनकी आत्मा में इस देश में एक सांस तक न ली। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। बिकॉज क्या था कि वो डीपली मतलब मुसलमान थे एकदम अंदर तक। तो उनकी आत्मा कहाँ रहती थी? बिल्कुल मतलब दूसरे पाकिस्तान में रहती थी। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ़न का बाप हुआ। राइट, दादा परदादा। ठीक है, ये तो पाकिस्तान में आई थिंक उस साइड ही पैदा होंगे, पार्टीशन के पहले उस साइड रहते होंगे। राइट। लेकिन जब इफ़न के पिताजी पैदा हुए तो कहाँ पैदा हुए इफ़न के पिताजी? छोटा सा क्वेश्चन बन के आ सकता है। हिंदुस्तान में इफ़न के पिताजी जो थे वो कहाँ पैदा हुए थे बच्चे? हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। ठीक है, जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तज़ा हुसैन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़न के पिताजी का क्या नाम था? एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल, सैयद मुर्तज़ा हुसैन, इसे मार्क करिएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। दादा और परदादा ने वसीयत की थी कि लाश करबला ले जाई जाए। दादा परदादा काम से मौलवी थे। ठीक है, और उन्होंने लिखा था कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए।
वो बिल्कुल नहीं हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, मतलब उनकी जो आत्मा थी एक तरीके से वो पाकिस्तान साइड में पड़ी रहती थी। लेकिन जब इरफान के पिताजी पैदा हुए, पिताजी हिंदुस्तान में पैदा हुए, पिताजी ने ऐसी कोई वसीयत नहीं कही थी और पिताजी का नाम था सैयद मुर्तजा हुसैन। इतनी बात क्लियर है, आगे आ जाते हैं। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए थे। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि इरफान के पिताजी को कहाँ दफन किया गया था? हिंदुस्तान की कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान की स्पेलिंग को प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, आगे आ जाते हैं। इरफान की परदादी भी बड़ी नमाजी बीबी थी। नमाजी कौन होता है? देखो, मुसलमानों में नमाज़ पढ़ी जाती है, दिन के 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाती है, तो वो बहुत बढ़िया नमाज़ पढ़ा करती थी, मतलब फुल जो 5 वक्त की नमाज़ है वो पूरा पढ़ती थी। करबला, नजफ़, खुरासान, काजमेन और जाने कहाँ की यात्रा कराई थी। जगहें थोड़ी सी याद कर लेना, कम इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आप पूछी जा सकती हैं। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा ज़रूर रखवाती और माश का सदका भी ज़रूर उतरवाती थी। अब माश का सदका क्या है भाई? माश का सदका देख लेते हैं। 7वें नंबर पर हमारा आता है माश का सदका। ये एक टोटका होता है। ओके, माश का सदका उतरवाते हैं ना, हिंदुओं में हम सदका उतारते हैं किसी के ऊपर से, तो एक टोटका होता है, वो ज़रूर उतरवाया करती थी। आगे आइए। हाँ जी, यहाँ आइए। इरफान की दादी भी नमाज रोज़े की पाबंद थी। इरफान की जो दादी थी वो भी नमाज रोज़े की पाबंद थी। पाबंद कौन होता है? जो अपने टाइम पर करता है। परंतु जब इकलौते बेटे यानी कि इरफान के पिताजी है ना, उनको चेचक निकली तो वे चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हो गई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ़ करियो। देखो, चेचक क्या है? जो हिंदू होते हैं ना, उनमें हम बोलते हैं, जब चेचक यानी इस तरह के दाने वाने निकल आते हैं बॉडी पे, और उनको क्या कहा जाता है कि भाई ये माता निकल आई है, राइट। तो जब इरफान के पिताजी जब छोटे रहे होंगे तो उनके इकलौते बेटे को जब चेचक निकली तो चारपाई के पास वो एक टांग पे खड़ी हो गई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ़ करियो। पूरब की रहने वाली थी। अब इरफान की दादी कहाँ की रहने वाली थी? पूरब की। बच्चों याद करते चलो चैप्टर को, ठीक है? पूरब की रहने वाली थी। अच्छा, आगे आते हैं। 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई थी। इरफान की दादी कितने वर्ष की थी? इसीलिए मैं चैप्टर बोलती हूँ, ध्यान से पढ़ लो कि सारे आंसर्स निकल आएंगे। 9 या 10 साल की थी जब उनके जो हैं भाई उनका जब ब्याह के वो कहाँ आई थी? लखनऊ आई थी। परंतु जब तक जिंदा रहीं पूर्वी बोलती रहीं। उन्हें अपनी बोली से बहुत प्यार था, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी वहाँ की, जहाँ आप ब्याह कर आई थी वहाँ की बोली बोलना। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, है ना। ससुराली मतलब उनके ससुराल की भाषा थी। वो लखनऊ 9-10 साल की थी जब वो शादी करके लखनऊ आई। लखनऊ में कैसी भाषा बोली जाती थी? उर्दू। और वो कैसी बोलती थी? पूर्वी भाषा बोलती थी। तो वह मैके की भाषा को गले लगाए रहीं। गले लगाए रहना मतलब एक तरीके से उसे छोड़ना ही नहीं, ठीक है, वही यूज़ करते रहना, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर ऐसा कोई नहीं था जो उनके दिल की बात समझता था। उन्हें अपनी भाषा से बहुत ज़्यादा प्यार था और वो अपनी भाषा को बिल्कुल दिल से लगाए रखती थी, वही भाषा में वो बात करती थी। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, यानी कि उनका बहुत ज़्यादा, उनको ना बहुत मन किया कि मैं भी खूब गाऊं बजाऊं, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। देखो, मुसलमानों में ना गाना बजाना उतना बढ़िया नहीं माना जाता है। अब इनका खानदान तो मौलवियों वाला ही था, है ना। इरफान के दादा परदादा तो मौलवी थे, तो दादी बेचारी कैसे गाती बजाती, बेचारी दिल महसूस कर रह गई। यहाँ मुहावरा आ सकता है, दिल महसूस कर रह जाना, यानी कि आप अपनी इच्छा को बिल्कुल ऐसे एकदम दबा देना। हाँ, इरफान की छठी पर उन्होंने जी भर कर जश्न मना लिया, यानी कि जी भर कर जश्न मना लिया मतलब खूब खुशियाँ उन्होंने मना ली थी। जब इरफान की जो छठी हुई थी, छठी क्या होती है? 6ठे दिन, राइट, जब आप जब 6 दिन हो जाते हैं पैदा हुए। बात यह थी कि इरफान अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ। अब दादाजी तो नहीं रहे, ठीक है, मौलवी जी तो नहीं रहे, तो फिर उन्होंने क्या है उसको अच्छे से मनाया। और औरतों के इस फ़र्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इरफान की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता, यानी कि रंग रूप समझ में नहीं आ सकता। उसकी आत्मा का, आत्मा सोल, कैसे वो पला बड़ा कैसे रहा, राइट। आगे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। इरफान की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। एक लाइन का क्वेश्चन आ सकता है। इरफान के दादा परदादा मौलवी थे, इरफान की दादी 9-10 साल के आसपास की थी आई थिंक, जब वो लखनऊ में शादी कर आई थी। वो पूर्वी भाषा बोलती थी, उनके ससुराल की भाषा उर्दू थी। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, याद करते चलो। इरफान की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिघलाई हुई काली हांडियों में
असामियों के यहाँ से आया करता था। देखो, जब वो मैके में रहा करती थी तो वहाँ पर क्या होता था, वो बहुत ही दूध घी खाया करती थी। लेकिन जब वो लखनऊ अपने ससुराल आई तो दही के लिए तरस गई। जो कैसा दही था, कैसे दही के लिए वो तरस गई थी, जो घी पिलाई हुई मतलब जिसमें पहले घी बनता होगा आई थिंक, या घी डाला जाता होगा, ऐसी काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। बस मैके जाती तो लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती, मतलब कि जितना हो सकता था वो अपना जी का ना अपने मैके में ही खा लिया करती थी। लखनऊ आते ही उन्हें मौलविन बन जाना पड़ता। मौलविन क्यों बन जाना पड़ता, क्योंकि जो पति थे उनके वो मौलवी थे, तो मौलवी की पत्नी मौलविन। उन्होंने अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। यानी कि हर वक्त वो अपनी बस मौलवी वाली उसमें ही रहा करते थे, और वक्त मौका उनको कुछ समझ में नहीं आता था, बस वो अपनी मौलवी वाले ही स्वभाव में बने रहा करते थे। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रहती थी। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा, लाश करबला ले जाए या नज़फ़। बेटे ने क्या पूछा ये याद रखना, करबला ले जाए या नज़फ़, ठीक है। तो बिगड़ गई, बोली, ए बेटा, जौन तू हमरी लाश ना संभाली जाए देख हमरे घर भेज दियो। तो मरते वक्त उन्होंने क्या कहा था, ये कहा था कि बेटा अगर तुमसे हमारी लाश नहीं संभाली जाए तो कहाँ भेज देना, हमारे मायके भेज देना। बढ़िया करके बता रहे, वीडियो एक बार अच्छे से देख लो, सारे आंसर्स खुद ही लिख लोगे, फिर याद करने ही नहीं पड़ेंगे। मौत सिर पर थी, इसीलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। हाँ बेचारी, देखो मौत सर पर थी तो उनको याद ही नहीं रहा कि भाई घर कहाँ पर है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। देखो कस्टोडियन क्या होता है, एक्चुअली उनको ना सरकार को चला गया था उनका घर। जिस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक ना हो उसका संरक्षण करने वाला विभाग है ना कस्टोडियन, मतलब उनका ना मालिकाना हक नहीं रह गया था अब उनके घर पे। तो अब घर तो था नहीं, लेकिन मरते वक्त उन्हें ये बात याद नहीं रही। घर वाले कराची में हैं, ठीक है। घर वाले कहाँ हैं, उनके माता जी के जो दादी जी हैं बनी घर वाले उनके कराची में, और जो घर था उनका कहाँ चला गया, कस्टोडियन का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। जिस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है, ये कथाकार का अपना ख्याल है क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है, तो अंदाज़ा लगा रहा है कि मतलब मनुष्य मरता होगा तो क्या सोचता होगा। इरफान की दादी को भी अपना घर याद आया, जैसे सबको याद आता है। उस घर की कच्ची हवेली था। अच्छा, उस घर का नाम कच्ची हवेली था, याद रखना। इरफान की दादी के घर का नाम क्या था, कच्ची हवेली। इरफान की दादी के घर का नाम क्या था, कच्ची हवेली। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया। इरफान की दादी को क्या क्या याद आ रहा था, याद रखना। मरते वक्त उन्हें अपना घर याद आ रहा था, ठीक है। क्या क्या नाम था उनके घर का, कच्ची हवेली। और क्या याद आ रहा था उन्हें, दशहरी आम का बीजू पेड़ याद आ रहा था। उन्होंने अपने हाथ में लगाया था, और जो उन्हीं मतलब उन्होंने अपने हाथ से वो पेड़ लगाया होगा, राइट। और उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था, एक पेड़ भी उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था, राइट। आगे देखते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें उन्हें याद आ रही थी। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नज़फ़ कैसे जा सकती थी, ठीक है। उन्हें नहीं जाना था, राइट। दादा परदादा का होगा कि करबला ले जाना, बट इनको नहीं जाना था, राइट। वह बनारस के फातमेन में दफन की गई। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि दादी जी कहाँ दफन की गई थी, पिताजी कहाँ दफन किए गए थे, दादा परदादा कहाँ दफन किए गए थे, ठीक है। तो वह कहाँ दफन की गई थी भाई, फातमेन में दफन की गई थी, क्योंकि मुर्तज़ा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। मुर्तज़ा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। इरफान स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी, बीबी का देहांत हो गया। इरफान की दादी बीबी कही जाती थी। इरफान की दादी को लोग क्या कहते थे, याद कर लो, बीबी, ठीक है। और कहाँ दफन की गई थी, फातमेन, राइट। इरफान की दादी बनारस के फातमेन में दफन की गई थी। इरफान जब चौथे में पढ़ता था तो टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। 4th क्लास में टोपी से मिला था इरफान। ये आ सकता है आपका टिक मार्क में, ठीक है। इरफान को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और बहन नुज़हत से भी था, परंतु दादी से वह ज़रा ज़्यादा प्यार किया करता था। इरफान किससे ज़्यादा प्यार करता था, अम्मू, अब्बी, दादी या नुज़हत ऐसे आ सकता है, तो वो दादी से ज़्यादा प्यार किया करता था। अपनी अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी। बाजी का भी यही हालत था, यानी कि जैसे अम्मी कभी मार पीट लिया करती थी, ऐसे ही बाजी जो थी वो भी मार पीट लिया करती थी। अब्बू भी कभी कभार हाथ को कचहरी समझकर फैसला सुना घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लग जाते थे। नुजहत को जब मौका मिलता अपनी नहीं उसकी कापियाँ पर तस्वीरें बनाने लगती। नुजहत क्या करने लगती थी, तस्वीरें बनाने लगती थी।
बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया था। ये याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। जो इरफान था वो अपनी दादी से क्यों प्यार करता था? क्योंकि कभी उसको अम्मी भी मार लिया करती थी, पिताजी भी कचहरी समझ के ना घर में फैसला दे दिया करते थे, ठीक है। नुजरत को भी जब मौका मिलता था उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बना जाती थी, लेकिन दादी थी जो हमेशा जो है उसको बहुत प्यार करती थी। दादी ने उसका दिल कभी नहीं दुखाया था। वह रात को भी उसे बरहाम डाकू, अनार परी और 12 बुर्ज, अमीर हमजा, क्या ये गुलब कावली, हातिम ताई, पंच फुल्ला रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी। दादी कौन कौन सी कहानियाँ सुनाती थी ये थोड़ा याद कर लेना। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार, आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। आगे आ जाओ भैया। दादी की भाषा पर वे कभी नहीं मुस्कुराया, मतलब वो कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे। अब्बू नहीं बोलने देते थे दादी की भाषा। दादी कौन सी भाषा बोलती थी? पूर्वी, ठीक है। और यहाँ कौन सी भाषा चलती थी? उर्दू। तो कभी दादी की बातों पे नहीं मुस्कुराया और अब्बू उसको बोलने भी नहीं देते थे पूर्वी भाषा। पर जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह दादी हंस पड़ती थी। मोरा का है बेटा, अनपढ़ गंवारन की बोली तो का को बोलूँ लाग्यूँ, तू अपने अब्बा की ही बोली बोले। मतलब दादी कहती थी कि भाई मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, ठीक है, और तू ना अपने अब्बा की जो जैसी वो भाषा बोलते हैं वैसी भाषा बोल। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। ताऊ बादशाह की ही, भाई इतनी हिंदी मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, आज बड़ी अजीब टाइप की है, लाइक पूर्वी वो लिखी हुई है, ठीक है, ऐसे पढ़ लेना अच्छे से। ताऊ बादशाह का किहिस की तुरंत एक ठो किरण मार लिया हुआ है, प्रश्न में नहीं आएगा ये। यह बोली टोपी के दिल में उतर गई। राइट, टोपी को यह भाषा बहुत मज़ा आता था सुनने के लिए। इरफान की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। क्यों? क्योंकि टोपी की माँ भी ऐसी भाषा बोलती थी और माँ की पार्टी की दिखाई थी। नहीं, इरफान की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी और बहुत अच्छी लगती थी। मतलब उसको ना, टोपी को ना इरफान की दादी बड़ी पसंद थी। अपनी दादी से नफरत करता था टोपी। राइट, ये वाली बात हम याद रखेंगे। नफरत, जाने कैसी भाषा बोलती थी, ठीक है। इरफान के अब्बू और उसकी भाषा एक ही थी। इरफान के अब्बू और उसकी भाषा एक ही थी। जब वह इरफान के घर जाता था तो दादी ही उसके पास बैठने की कोशिश, दादी के पास जाके बैठने की कोशिश करता था। इरफान की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने में कभी कोशिश ही ना करता। याद रखिए, टोपी जो था वो कहाँ जाके बैठता था? दादी के पास जाके बैठता था। वो ना तो बाजी के पास बैठता था ना तो उसकी अम्मी के पास बैठा करता था। किसकी अम्मी? इसकी बाजी, इरफान की, ठीक है। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव कर देती थी। ते काहे को जाते उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ। मतलब एक तरीके से कहते ना, अरे तू जा ही मत बेटा इसके पास, हमारे पास आ जा, इधर आ जा। वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता। इतनी मीठी भाषा थी उनकी, ऐसा लगता है शक्कर घुल गई है कानों में। अमावट बन जाता, तिलवा बन जाता। अमावट और तिलवा का अर्थ क्या होता है भाई? देखो, अमावट का होता है पके हुए आम का रस सुखाकर बनाई गई मोटी सी परत, और तिल मतलब तिल के लड्डू। यहाँ आपको एक तरीके से कंपैरिजन दिया है भाषा का, कितना बढ़िया लगता है ये सब। राइट, आगे आ जाते हैं। दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती, नहीं तोरी अम्मा, ये आ सकता है, तोरी अम्मा क्या कर रही है। तो दादी हमेशा किस बात से बात शुरू करती है कि तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है। एक तरीके से पहले तो वह चकरा जाता कि अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया कि माता जी को कहते हैं। लाइक टोपी को समझ ही नहीं आता था अम्मा क्या, फिर वो समझ जाता माता जी को कहते हैं। ये शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वे शब्द को गुड़ की डली की तरह चुबलाता रहा, जैसे गुड़ की डली मुंह में रखते हो और चूसते रहते हो, तो ऐसे ही वो ना ऐसे माँ अम्मा ऐसे से बोल रहा, लाइक ही वॉज एंजॉइंग विद दिस वर्ड। राइट, अम्मा, अब्बू, बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। क्यों? 20वीं सदी में ऐसा क्या था, यानी कि खाना मेज कुर्सी पर होता था। पहले क्या होता था, ज़मीन में होता होगा, लेकिन अभी 20वीं सदी आ गई, यानी कि उनका घर में जो है मेज कुर्सी पर खाना खाने जाने लगा। लगती तो थालियाँ ही थी, परंतु चौके पर नहीं। देखो, पहले क्या होता था, ज़मीन में चौकी सी लगाई, उसके ऊपर रख दी, तो थालियाँ तो लगती थी पर चौके पर नहीं। उस दिन ऐसा हुआ कि बैगन का भुर्ता उसे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा। किसे? टोपी को। किस्सा आ सकता है लिखने के लिए। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैगन का भुर्ता। अम्मी, मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, अम्मी ये शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं की दीवार डोलने लगी। मतलब हिंदुओं के घर में अम्मी जैसा शब्द तो बड़ा एकदम सब लोग एकदम चौंक गए कि ये बच्चे ने ऐसे
कैसे बोल दिया। मेज़ पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी है शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं की दीवार टोलने लगी। ये लफ्ज़ यानी कि ये शब्द तुमने कहाँ से सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। अब ये देखो इतना बढ़िया पिक्चर दिखा रखा है आपको, आगे देखते हैं। लफ्ज़ टोपी ने आंखें नचाई। मतलब बच्चा तो बड़ा मज़ेदार था। अरे ठीक है, लफ्ज़ का होता है माँ। ये अम्मी कहना तुमने किससे सीखा? दादी घर। जी, अब दादी को आया गुस्सा। उन्होंने बोला अम्मी कहना तुमने किससे सीखा? ये हम इफ़न से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ये हम ना जानते। मतलब वो पूर्वी भाषा में बोल रहा बच्चा भी। ते कौने मियाँ के लायका की दोस्ती कर लिए बायका रे। ठीक है, पढ़ लेना बेटा बच्चे इसको। ठीक है, तो राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। मतलब उसको इतना तेज गुस्सा आ रहा था कि तो कहाँ से सीखा है ये सब। बहू तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गवारों की जबान ना बोला करो। अच्छा, इसीलिए उसमें माँ दिखाई देती थी, क्योंकि माँ की बोली और इफ़न की दादी की बोली एक जैसी थी। राइट, ये जबान ना बोला करो। लेकिन दादी जो थी उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं था, है ना, अपनी बहू की बोली यानी कि टोपी की माँ की बोली। सुभद्रा देवी जो थी वो राम दुलारी पर बरस पड़ी। याद कर लो, इफ जो टोपी है उसकी दादी का नाम क्या था? सुभद्रा देवी। माँ का नाम क्या था? राम दुलारी। अब लड़ाई का मोर्चा बदल गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसीलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वे अपना गुस्सा पी गए। उन्हें लगा कि यार चलो कलेक्टर का लड़का है, चलो मुसलमान ही सही मगर हमारा काम निकल जाएगा इनसे। तो गुस्सा अपना पी गए। पसंद नहीं था उनको, लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा पी गए। और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर का परमिट ले आए। है ना, कलेक्टर हैं, परमिट देते हैं, तो दोस्ती का फ़ायदा उठाया बच्चों की और उनसे कपड़े और शक्कर का परमिट ले आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। मतलब धना के पिटाई हुई होगी, जैसे हम करते हैं ना बालकों की पिटाई, बस वैसे ही। ठीक है, तो सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। राम दुलारी कौन? टोपी की मम्मी। सुभद्रा देवी कौन? टोपी की दादी। ते फिर जाइबे ओकरा घरे, तुम फिर जाओगे उसके घर? हाँ। अरे तोरा हाँ मैं लुकारा आगे माटी मिलाऊं? अब नहीं पता। राइट, मतलब डांट रही है बेसिकली, उतना समझ आ रहा है। राम दुलारी मारते मारते थक गई। मतलब माता जी ने टोपी को जमा के मारा, लेकिन टोपी जो थे, टोपी ने यह नहीं कहा कि इफ़न के घर नहीं जाएगा। क्या दोस्ती है, वाह। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देख रहे थे। मुन्नी बाबू अभी इसके भाई हैं शायद। ठीक है, हम एक दिन इको रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबो खाते देखा रहा। ये हिंदुस्तानी भाई हैं, है ना, राम लक्ष्मण नहीं हो सकते, राम रावण वाले काम कर रहे हैं। अब ये माँ को और चढ़ा रहा है कि मैंने ना इसको एक दिन रहीम जो कबाबची हैं उसकी दुकान पे कबाब खाते देखा था। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया मतलब एक तरीके से होता है ना, थोड़ी सी और आग लगाई कि, है ना, मिर्ची और माँ को लगाई कि मम्मी मारो, और पकड़ के मारा, इनको कबाब खाए थे। कबाब? राम राम राम। राम दुलारी गिनिया के 2 कदम पीछे हट गई, जैसे कबाब उनके मुंह में चला गया हो। है तो नाम सुन के टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था। मुन्नी बाबू ने उसे 1 इकन्नी रिश्वत दी थी। इंपॉर्टेंट लाइन, मुन्नी बाबू ने कितनी रिश्वत दी थी? 1 इकन्नी। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। अब टोपी ना बेचारे कितने बढ़िया टोपी थे भाई, है ना, बोल ही देते तो कम पिटते कि नहीं मुन्नी बाबू खा रहे थे, लेकिन टोपी चुप रहे, उन्होंने चुगलखोरी नहीं करी। तब मुन्नी बाबू को कोई फ़न के सिवा किसी और को उसने अब तक मुन्नी बाबू को कोई बात इफ़न के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। यानी कि इफ़न को पता था, ठीक है, लेकिन बाकी किसी को नहीं बताई। तो हम बे कबाब खाते देखे रहे हो ना दिखा रहा वो दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। ऐसे मुन्नी बाबू पूरा इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। चलिए कम टू द नेक्स्ट पेज। तो तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया मुन्नी बाबू से। ये झूठा है दादी, टोपी ने कहा। अब टोपी बेचारा थोड़ी अपनी सफाई देने लगा, कहता है दादी ये झूठा है। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। टोपी सीधा साधा बचा था। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि सारा बदन दुख रहा था। माँ ने जमा के मारा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे। परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में नहीं था। मतलब कोई भी बच्चा छोटे से बड़ा तो हो नहीं सकता अपने भाई से, ठीक है। मुन्नी बाबू उसके बड़े भाई थे, एक तरीके से समझ लेता, परंतु मुन्नू बाबू से बड़े हो जाना उसके बस में नहीं था। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उससे छोटा ही रहा। दूसरे दिन जब वो स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने उसे सारी बातें बता दी। दोनों जोग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। मतलब ज्योग्राफी का पीरियड छोड़ के, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ सकता है कौन से पीरियड को छोड़ के गए थे, राइट।
तो ज्योग्राफिया का पीरियड यानी कि ज्योग्राफी का पीरियड छोड़कर वो वहाँ से क्लास में से सरक गए। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसकी दुकान से खरीदे? पंचम की। क्या खरीदा? केले। पंचम की दुकान से इफ़न ने खरीदे केले। और बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज़ में हाथ नहीं लगाता था। हो सकता है कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ हो, तो उसके साथ बच्चा मोमडन था, तो हमारे संस्कार तो हमारे अंदर ही रहते हैं, है ना, तो वो नहीं खाता था उसके साथ कुछ और, बस फल ही खाता था। ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें। अच्छा, बच्चा कह रहा है, टोपी कहता है ऐसा ना हो सकता कि हम दादी ही बदल लें। कितना परेशान है बेचारा अपनी दादी से। तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोहरे घर चली जाए। हमरी दादी ते बोलियाँ तू ही लोगन की बोलती ना। ये नहीं हो सकता। इफ़न ने कहा कि मतलब बच्चे क्या सोच रहा है, वो जो टोपी होता है उसको इफ़न की दादी बहुत पसंद है, तो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम दादियाँ ही एक्सचेंज कर लेते। लेकिन इफ़न क्या कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, अब्बू ये बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा। यानी कि दादी तो बहुत प्यारी है, इफ़न की कहानियाँ सुनाती हैं। तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है? तो ऐसे बच्चे पूछते हैं आपस में। तो हमें एक ठो दादियाँ ना दे सक्यो? अब टोपी जो है वो कहता है तो मुझे एक दादी भी नहीं दे सकता। टोपी खुद अपने दिल के टूटने की टोपी ने आवाज़ सुनी कि यार अब तो दादी भी नहीं बदल सकती। जो मेरी दादी है वह मेरी अब्बू की अम्मा भी तो है। इफ़न कहता है ऐसे कैसे दे दूँ अब्बू की अम्मा को तुम्हें? ठीक है, ये बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी? बोलता है हाँ, तो फिक्र ना करो। मतलब बच्चों की बातें देखिए। इफ़न ने कहा मेरी दादी कहती है बूढ़े लोग मर जाते हैं, हमारी दादी ना मरिए। वो बोलता है हमारी दादी ना मरिए। मरेगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? मतलब इफ़न की दादी ने बताया होगा जो बूढ़े लोग होते हैं वो मर जाते हैं। तो वो टोपी बोलता है कि नहीं नहीं हमारी नहीं मरेगी। तो कहता है अरे मेरी दादी झूठी है क्या? नहीं नहीं, बुढ़ी हो गई तो मरी जाएगी। ठीक उसी वक्त नौकरार पता चला इफ़न की दादी मर गई। मतलब देखो, बेचारे कामना कर रहे हैं कि टोपी की मर जाए, मर गई इफ़न की। इफ़न चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाया, यानी बड़ा परेशान वह जिम्नेजियम में चला गया। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ गया था वो? ठीक है, जिम्नेजियम में चला गया था। जिम्नेजियम, ठीक है। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था, वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को इफ़न के घर गया, वहाँ सन्नाटा था, घर भरा हुआ था। रोज़ कितने लोग हुआ करते थे, उससे ज़्यादा लोग थे, क्योंकि मृत्यु जब दादी की हुई होगी तो बहुत सारे लोग आए होंगे इफ़न की जब दादी मरी होंगी। परंतु एक दादी के ना होने से टोपी का घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक मालूम था नहीं मालूम था, लेकिन वो दादी से बहुत ज़्यादा अटैच था। उसने दादी को 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ से कोई चीज़ नहीं खाई थी, है ना। घर में सिखाया जाता होगा बच्चे को हिंदू फैमिली के कि भाई मुसलमान क्या मत खाना, तो उसने खाया कुछ नहीं था। पर प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता कि आप कुछ खाएं ना खाएं, ठीक है। तो और दादी ने एक ऐसा नेक्स्ट पेज ही संबंध हो चुका था दादी के साथ उसका। इफ़न के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले ना समझ पाए थे। देखो, इफ़न के दादा जो थे, क्योंकि वो भी मौलवी थे तो बहुत स्ट्रिक्ट रहे होंगे वो भी, है ना, अपने धर्म को लेकर। तो टोपी के घर वाले भी धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो वो कहते थे अगर दादा जिंदा होते तो वो भी नहीं समझ पाते। दोनों अलग अलग अधूरे थे। कौन? इफ़न और टोपी। एक ने दूसरे को पूरा कर देता है। कौन? अच्छा, इफ़न और टोपी नहीं, दादी और पोता। इफ़न की दादी और टोपी, इफ़न की दादी और टोपी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, क्योंकि इधर दादी जो थी वो अपनी फैमिली को बहुत याद किया करती थी, टोपी से उन्हें बहुत लगाव था। उधर टोपी जो था उसे इफ़न की दादी से बहुत लगाव था। अपनी दादी से तो वो इतनी नफरत करता था कि वो क्या सोचता था, ठीक है, समझ गए ना। आगे चलो। एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी, मतलब कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों को जो प्रेम की प्यास थी वो एक दूसरे से बुझ गई थी। दोनों अपने घर में अजीब और भरे घर में अकेले थे, अजनबी थे और अकेले थे, क्योंकि उनका दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं था। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का था। वेरी इंपॉर्टेंट, दादी कितने साल की थी इफ़न की? 72। और ये कितने साल का था? 8 साल का था। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। टोपी ने इफ़न को पुरसा दिया, मतलब उसको ऐसा बोला। इफ़न ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मार्क कीजिए। कब कसम खाई? 10 अक्टूबर सन 45 में कसम खाई थी कि वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसकी बदली होती हो, यानी कि ट्रांसफ़र होता हो। 10 अक्टूबर सन 45 को क्या हुआ था ये पूछा जा सकता है आपसे कि क्यों कसम खाई थी उसने ऐसी। हुआ यूँ था, कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्वपूर्ण था ये दिन, क्योंकि इसी तारीख को इफ़न के पिता की बदली पर वो मुरादाबाद चले गए थे। अब देखो, उसका इतना अच्छा दोस्त है ना, और वो कहाँ हुआ ट्रांसफ़र? उसका हो गया मुरादाबाद। पिताजी का, जब इफ़न के पिताजी का मुरादाबाद ट्रांसफ़र हुआ, कब हुआ? 10 अक्टूबर 1945। 10 अक्टूबर 1945 कहाँ ट्रांसफ़र हुआ था? मुरादाबाद,
ठीक है, क्योंकि इस तारीख में इफ़न के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए थे। इफ़न की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद ये तबादला हुआ था, इसीलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि अब इफ़न भी चला गया। क्योंकि दूसरे कलेक्टर जो थे, जो देखो इफ़न के पिताजी कलेक्टर थे, अब दूसरे कलेक्टर आए, क्या नाम था उनका? ठाकुर हरिनाम सिंह। दूसरे कलेक्टर कौन थे? ठाकुर हरिनाम सिंह। दूसरे कलेक्टर कौन थे? ठाकुर हरिनाम सिंह। उनके कितने बच्चे थे? उनके 3 लड़के थे, और उसमें से तो कोई भी टोपी का दोस्त बना नहीं। डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था, और गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। टोपी तो हमारे इंग्लिश में उतने ही वीक थे जितने कि हमारे बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना। तो तीनों को समझ लेना कि दोस्ती क्यों नहीं हो पाई थी नए कलेक्टर साहब के बच्चों से। ठीक है, उन तीनों को एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं, और किसी ने टोपी का मुंह नहीं लगाया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसीलिए वह बंगले में चला गया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसीलिए वह कहाँ चला गया था? बंगले में चला गया। बीलू, गुड्डू और डब्बू, ये कलेक्टर साहब के बच्चे हैं, उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, याद करना किसने हिट किया? डब्बू ने हिट किया। गेंद सीधी कहाँ लगी? टोपी के मुंह पर आई। उसने घबरा कर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउस दैट? हेड माली अंपायर था। ठीक है, हेड माली एम्पायर था। उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्लू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज़ योर फादर? यह सवाल किसने किया था? गुड्डू ने। छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, कृपया ध्यान दें। नेक्स्ट पेज। भृगु नारायण, ए बीलू को एम्पायर को आवाज दी। ई बिगरू नारायण कौन? ए एनी ऑफ अवर चपरासीज? नहीं साहब, एम्पायर ने कहा सरा के मजबूर दागदार हैं। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर, हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक्स सो क्लमजी। क्लमजी मतलब आलसी। बेटा ध्यान दें, ठीक है, चैप्टर पे ध्यान दें, चैप्टर बस फिनिश होने वाला है। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी, बट लुक सो क्लमजी, बीलू बोला। ए टोपी अकड़ गया। तनी जबानियां संभाल के बोलो, एक लपड़ में नीचे लगी हो। ओ यू, बीलू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। मतलब देखो बच्चे लड़ रहे हैं आई थिंक यहाँ पर। तो फिर वह गालियाँ बकता हुआ उठा। क्या भाषा लिखी है। परंतु हेड माली बीच में आ गया। कौन बीच में आ गया था? हेड माली। कौन बीच में आ गया था? हेड माली। ठीक है, अब आइए, टोपी लुढ़क गया था, किसने चलाया था हाथ? बीलू ने। ठीक है, बीलू ने हाथ चलाया था, टोपी लुढ़क गया था और गालियाँ बकता हुआ खड़ा हो गया। हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को शिश्कार दिया। ये कुत्ता होगा आई थिंक, ये कोई। पेट में 7 सुइयाँ भोंकी तो टोपी को होश ठिकाने आ गए। अभी कुत्ता जो था उसने टोपी को काट लिया। अभी टोपी की ना कितनी सुइयाँ भोंकी गई थी? 7। और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया, फिर नहीं गया और वहाँ पे। परंतु प्रश्न ये खड़ा हो गया कि फिर आखिर करे क्या? घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी। याद रखना कौन थी घर में टोपी के? अब बूढ़ी नौकरानी सीता, जो उसका दुख दर्द समझती थी। तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी बड़े छोटे बड़े डांट लिया करते। लो जी, एक और आ गई जिससे सब डांट लेते थे करेक्टर, वो थी सीता। ठीक है, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। दोनों को प्यार हो गया एक दूसरे से। भाई दोनों एक दूसरे से प्यार करते ना। और सीता कैसी थी भाई? बूढ़ी नौकरानी थी, याद रखना। ठीक है, टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू कर दिया। एक रात मुन्नी बाबू और भैरव का दाज क्या होता है भाई? बराबरी। अच्छा ठीक है, बराबरी उन्होंने करी होगी तो बहुत पिटा और सीता ने फिर उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू कर दिया। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे। याद कर लो भाई यहाँ से चैप्टर। बात ये थी कि जाड़ों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। बेचारा टोपी है ना, उतरा नहीं पहन रहा। यहाँ पे भी कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया। फिर भी बना तो था, उन्हीं के लिए था तो उतरा नहीं ना। मुन्नी बाबू के लिए कोट बना था। कोट किसको मिला था? टोपी को। उतरन क्यों बोला? क्योंकि बना तो मुन्नी बाबू के लिए था। ठीक है, टोपी को वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। अच्छा, टोपी ने क्या किया? उतरन नहीं पहननी थी, सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई टोपी की। ठीक है, तो उसने क्या किया? इसको दे दिया था कोट, दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को।
टोपी ने कोट किसको दिया था? दूसरी नौकरानी के बेटे केतकी को दे दिया था। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी गई चीज़ वापस तो ली नहीं जा सकती थी, इसलिए तय हो गया कि टोपी जाड़ा खाएगा, क्योंकि कोट तो अब है नहीं। किसको दे दिया? दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को उसने दे दिया था। लो जी, हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे। टोपी ने कहा भात बोले तो चावल। तुम जूते खाओगे? सुभद्रा देवी बोली, टिपिकल इंडियन मदर। आपको ये ना मालूम कि जूता खाया ना जात पहन जात। अब बच्चा कह रहा है आपको नहीं पता मम्मी, जूता खाया नहीं जाता पहना जाता है। तो मस्करा है, दादी से बदतमीजी करते हो। मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। अच्छा, सुभद्रा देवी दादी दादी बोल रही थी, माता तो रामदुलारी थी ना। ताकि हम इनकी पूजा करें। इतना चिढ़ता था अपनी दादी से, कह रहा तो क्या इनकी पूजा करूं? फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया, है ना, ये टिपिकल हिंदुस्तानी दादी। पूरा आसमान सिर पर उठा लिया, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम सब शोर मचा दिया दादी ने तो। अरे इतना गंदे ढंग से बोलता है बच्चा मुझसे। राम दुलारी ने फिर पीटना शुरू कर दिया, टिपिकल हिंदुस्तानी माता। ठीक है, उन्होंने फिर मारा। चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए। तू 10वां में पहुंच गई बाढ़। सीता ने कहा, तुहें दादी से टर्राव कि ना ताना चाहिए, मतलब दादी के साथ तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नो वो तुहार दादी बड़ी, मतलब बड़ी हैं, तुम्हारी दादी हैं। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। ऐसे बच्चे के लिए 10वें में पहुंचना इतना आसान नहीं था। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े, बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। 2 साल तो वह फेल ही हुआ था। अब 10वें में मेहनत क्यों पढ़ो, यहाँ प्रश्न आएगा। 2 साल तो वह फेल हुआ था। 9वें में तो वह सन 49 ही में पहुँच गया था। ठीक है, याद कर लो, सन 49 में पहुँच गया था 90 में, परंतु 10वें में सन 52 में पहुँचा था। 49 के बाद 50 आता है, 49 49 होता है और 52 52 होता है। ठीक है, तो 49 में 9th में है, 52 में 10th में पहुँचा। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए थे। ओहो, जले पे नमक छिड़कना। भाई फर्स्ट आया और ये फेल हो गए, और भैरव छठे में था। भैरव भी आई थिंक का भाई होगा। ठीक है, तो जब वो पहली बार फेल हुए तो मुन्नी बाबू किस में थे? इंटरमीडिएट में। और भैरव किस में था? 6th क्लास में। सारे घर ने उसे ज़बान की नोक पर रख लिया, मतलब सब, अरे देखा तुम फेल हो गए, ये देखो इंटरमीडिएट में फर्स्ट आया है, ये देखो 6th क्लास में आ गया और तुम फेल हो गए। वे बहुत रोया। बात ये नहीं थी कि वह गाउदी था, वह काफ़ी तेज था। गाउदी मतलब एकदम स्टूपिड, पढ़ने में तो नहीं था ना। गाउदी देखो बुद्धू, है ना, ऐसा नहीं था कि वो बुद्धू था। हाँ, एक सेकेंड। वह काफ़ी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। वह जब पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता, या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कापियों के हवाई जहाज उड़ा डाले हैं। भैरव शायद हमारे जो छोटे बेटे हैं उन्हीं की तरह रहा होगा। हमारा बच्चा भी बना लेता है कई बार हवाई जहाज किताबों कॉपियों का। ठीक है, तो दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। आप देखो, पहले साल तो वह ऐसे ही फेल हो गया। कभी माँ काम बता देती थी, कभी मुन्नी बाबू बता देते थे, कभी छोटा भाई उनका किताब का हवाई जहाज बना देता था। ठीक है, और फिर क्या होता है, दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया, इसलिए वो फेल हो गया। और तीसरे साल वो 3rd डिवीजन से भी पास हो गया। ये 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे पर चिपक गया। क्यों? क्योंकि उसकी 3rd डिवीजन आई थी। 3rd डिवीजन वहाँ पे बहुत खराब मानी जाती है, राइट। 3rd डिवीजन मतलब 33% से लेकर 45% के बीच में मार्क्स, राइट। तो अब इतने कम मार्क्स आए थे उसके, तो कलंक लग गया उसके तो माथे पर ही, है ना, बदनामी होगी बहुत। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए, है ना, कि भाई कभी माँ काम पे बुला रही है, कभी भाई बुला रहा है, कभी कोई वजह आ रही है। और फिर वो नेक्स्ट ईयर तो उसको क्या हो गया था, टाइफाइड हो गया था। लिख सकते हैं, वजहें आ सकती हैं, है ना। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था, वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे, राइट। पिछले वालों के साथ ही एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं था। बहुत, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम हर्ट हो रही थी। उसके दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। उनके साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता, क्योंकि उसके दोस्त जो थे, मतलब वो छोटे वाले बच्चों के साथ अब बैठना पड़ रहा था उसे। उस पर सितम ये हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते, देखो नहीं पढ़ोगे ना तो टोपी जैसे रह जाओगे, और सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो जाती। क्या मतलब, शाम अफ्तार मतलब मोहम्मद अली बाल भद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना। मतलब कोई बच्चा होगा क्लास का शाम अफ्तार, तो वो उसको कह रहे होंगे मास्टर जी कि इसी दर्जे में टिके रहना। या सुनकर सारा दर्जा यानी सारी क्लास हंसने लगती। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वें में थे। वे किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा, क्योंकि 52 में वो आया था, 52 में वो हाई स्कूल में आया था,
49 में वो 9th में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया, मतलब गीली मिट्टी का पिंड एक तरीके से, क्योंकि अब वह 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, अब 7वें वाले उसके साथ आ गए, ठीक है, 7वें वालों के साथ अब वो बैठ रहे हैं। उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता है, यानी इतने साल से वो एक ही क्लास में बैठा हुआ है। वह अपने भरे पूरे घर ही की तरह अपने स्कूल में भी अकेला रह गया। लाइक घर में भी उसको फैमिली मेम्बर्स इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, स्कूल में भी वो बहुत बुरी तरीके से पीछे रह गया। मास्टरों ने उसको नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया। कोई सवाल किया जाता, जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता, तो कोई मास्टर से जवाब ही नहीं पूछता था। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, किसने कहा? अंग्रेजी साहित्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जवानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जवानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तहान देना है, तुम पर साल पूछ लूँगा तुमसे, तो मतलब अगले साल पूछ लूँगा ना, तुम्हें तो कंटिन्यूटी में इसी क्लास में बैठना है। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले गाल पर लाली दौड़ गई। टोपी काले रंग का था, राइट, उसकी लाली आ गई, मतलब शर्म आ गई उसे बहुत ज़्यादा, और तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े और वह बिल्कुल मर गया। कौन से टीचर ने कहा था ये बात? अंग्रेजी साहित्य के। एमसीक्यू का क्वेश्चन तैयार है। जब वह पहली बार 9वें में आया था तो इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उस दिन अब्दुल वाहिद ने रेसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। ऐसा क्या कहा था? किसने? अब्दुल वहीद ने। अब्दुल वहीद का सबसे क्लास का तेज़ लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। याद कर लेना इस चीज़ को। उसने कहा, बालभद्र, अबे तो हम लोगन में का घुसता है, मतलब अब तो हम लोगों में क्यों घुसता है? एडथ वॉलन की दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे। अच्छा, कहता है हम तो निकल जाएंगे इस क्लास से, तुम और छोटे बड़े बच्चों से कर लो, बाकी तुम्हें तो उन्हें समन के साथ रहने को होए, तुझे तो उन्हीं सब के साथ रहना है। ये बात टोपी के दिल से आर पार हो गई। उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब लो जी, पिताजी चुनाव में खड़े हैं। अब जिस घर में कोई चुनाव में खड़ा होता है उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है? वे तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तहान सर पर खड़ा है। वे पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था? इसलिए उसके पास कोई जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे दर्जे में पास तो हो गया। 3 साल बाद टोपी जी पास हो गए हैं। ठीक है, बस यहाँ खत्म होता है हमारा ये पार्ट। थोड़ा लंबा था, बट आप लास्ट की पार्ट को जो है वो अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू।